हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी को पता है कि मैं अभी 2021 के जितने सेट हुए सारे के सारे सेट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी के 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार अपन सारे के सारे पेपर कर लें। पूरा अपन देख ले कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, क्या अप्रोच, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, वो सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अब तक अपन ने देखा है कि एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी क्या कर रही है, 25 सवाल पूछ रही है अगर, तो 25 में से 23 सवाल पूछ रही है अर्थमेटिक के। किसके पूछ रही है? अर्थमेटिक के। और 2 सवाल पूछ रही है एडवांस के। 2 सवाल किसके पूछ रही है? 2 सवाल पूछ रही है एडवांस के, मतलब मेंसुरेशन वगैरह, ये है ना, ज्योमेट्री वगैरह इनके। ठीक है। तो 2 सवाल पूछ रही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी 23 सवाल अर्थमेटिक के, इतने 23 में से 23 सवाल सही होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो 2021 में देखा गया है, डीआई में से एक भी सवाल नहीं आ रहा है। डीआई में से एक भी सवाल नहीं आ रहा है, डाटा इंटीग्रेशन, इसमें से एक भी सवाल नहीं आ रहा है डीआई में से। उसके अलावा अपन बात करें तो बस 2 सवाल आ रहे हैं एडवांस में से, जिसमें मेंसुरेशन का हो सकता है, ज्योमेट्री का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी 23 सवाल, इन 23 में से 21 सवाल खाली अर्थमेटिक के, बाकी 2 सवाल तो बोर्ड मास के आ रहे, जो आ ही रहे, ये तो सभी के सही होनी चाहिए। बाकी 21 में से अगर आप 20 भी करके आते हो तो भी बहुत सही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे, टोटल 23 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे अर्थमेटिक के। किसके दिखेंगे? अर्थमेटिक के दिखेंगे। तो आपको अर्थमेटिक में भी आपको क्या दिखेगा? अर्थमेटिक में आपको दिखेंगे कि 2 सवाल आएंगे आपके, किसके? बोर्ड मास के। किसके आएंगे? बोर्ड मास के। ये दोनों के दोनों सवाल आपके सही होने चाहिए। 21 सवाल जो है वो सवाल बनेंगे आपके अर्थमेटिक में से, अर्थमेटिक में से। ठीक है। बाकी के जो 2 सवाल बचे, 2 सवाल आपके एडवांस मैथ्स मान लो। अब इस एडवांस मैथ्स में से कुछ भी दे सकता है, चाहे वो मेंसुरेशन दे दे, चाहे वो जियो दे दे, जियोमेट्री, चाहे वो अलजेब्रा दे दे। आएगा तो आसान आसान आएगा, इतना हार्ड सवाल नहीं आएगा। तो इस तरीके के पैटर्न पे अपन चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। पहला सवाल फेंक के मारता हूँ आपकी छाती पर, ये रहा। ये बोर्ड मास का सवाल था, मैं ले आया भाई। चलो ठीक है, कभी कराया नहीं बोर्ड मास, तो चलो आज कर लेते। ठीक है। क्या ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड मास में, वो भी चीज़ देख लेना। 523 प्लस 523, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 523 प्लस 523 गुणा 523 और भाजक 523। तो सबसे पहले क्या सोल होगा? सबसे पहले होगा भाजक सोल। तो यहाँ से ये और ये क्या हो गया भाई? ये और ये हो गया एक ओनली, ये और ये क्या हो गया? एक हो गया। तो अपने पास क्या बचा? 523 प्लस 523 गुणा में 1। अब क्या सोल होगा? अब सोल होगा गुणा। तो ये सोल होके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये सोल होके ओनली 523 बच जाएगा। तो 523 और 523 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा सर ये 1046। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1046 इज द राइट आंसर। इतने लल्लू सवाल पूछ रहा है। आज अपन 16 तारीख का ही शिफ्ट सेकंड का पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है। पूरे सवाल लेके आया हूँ। दूसरा सवाल आपकी कॉपी पर, बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल जो प्राप्त हो रहा है उसे माइनस कर दो पहले। तो 2675 में से अगर मैं 5 को माइनस करूं तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 2670 बचेगा। और 2320 में से 6 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 2314 बचेगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला है मैंने, क्या बोला था? जब भी बड़ी से बड़ी बोलेगा जब HCF निकालेंगे। HCF निकालने का क्या तरीका है? दोनों का डिफरेंस ले लो और इन्हीं का कोई फैक्टर आंसर होगा। तो 2670 में से 2314 को माइनस करो। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5, इधर 5 में से 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 356 आ गया। अब 356 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? क्योंकि 356 तो है नहीं, 2 का भाग दे दो। तो इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 2 गुणा में
2 1 जा 2, एक लग गया हासिल, 2 7 जा 14, एक लग गया, 2 8 16। तो 178 आपको कहीं दिख रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 178। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोला था मैंने? HCF क्या होता है, लिख लेना वापस। HCF क्या होता है? HCF होता है मेरे भाई संख्याओं का डिफरेंस। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? संख्याओं का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे संख्याओं का डिफरेंस। HCF निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका, संख्याओं का करेंगे डिफरेंस। संख्याओं का क्या करेंगे? आप बोलोगे संख्याओं का करेंगे डिफरेंस। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? अब जो अंतर आएगा, अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा, या तो वही ऑप्शन में होगा, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा, सबसे छोटा डिफरेंस। या अगर ये नहीं होगा तो इसी का कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा? इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही HCF होगा। तो HCF लेने में घबराना नहीं है। क्या करोगे? सबसे पहले डिफरेंस करोगे। डिफरेंस कर लिया तो डिफरेंस का जो अंतर आएगा सबसे छोटा वाला, कौन सा? जो सबसे छोटा अंतर आएगा, या तो वही HCF होगा या उसका कोई मल्टीपल या उसका कोई फैक्टर आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। 3 संख्या दे रखी है 4 9 13 के रेशियो में। मैंने लिख दिया भाई 4 9 13 के रेशियो में संख्या दी हुई है और इनका लघुत्तम समावर्त है 2340 है। इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? आप बोलोगे सारे के सारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका गुणा। तो 9 चौक के 36 और 36 गुणा में 13 468। तो आप बोलोगे 468 अपने अनुसार एलसीएम आया और इनके अनुसार आया 2340। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप बोलोगे 5 के बराबर। तो इसका महत्तम समावर्त क्या होगा? आप बोलोगे इसका महत्तम समावर्त भी 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 4x है, ये 9x है, ये 13x है। अब इनके साथ कॉमन क्या रहेगा? आप बोलोगे कॉमन तो 5 ही रहेगा ना भाई, क्योंकि अगर 5 को हटा लेंगे तो फिर से रेशियो 4 9 13 आ जाएगा। कैसे? जैसे ये संख्या है 20, ये संख्या बन गई 20, 5 चौक के 20, 9 चौक के 36 और 13 पंजे 65। अगर अब आप इनका HCF निकालोगे मेरे भाई, 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 12, 5 से 9 पंजे 45 आएगा ना यहाँ पे, 9 पंजे 45 और 13 पंजे 65। तो यहाँ से भाग दोगे तो 4 9 13 आएगा फिर से, और फिर से 4 9 13 आया। तो अब तो एक संख्या ऐसी है ही नहीं जो इनको काट दे, तो फिर से HCF क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट यहाँ पे कितनी बार भाग जा रहा है वही उसका HCF होता है। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया 5। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5। चलो नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखना। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। दो तरीके हैं, दो तरीके। कौन सा है? पहला तरीका लगाओ आप सक्सेसिव। क्या लगाओगे? पहला तरीका आप लगाओगे सक्सेसिव, और सक्सेसिव से भी मन नहीं मान रहा तो दूसरा तरीका लगा लो, वो फ्रैक्शन वाला। कौन सा लगाओगे? फ्रैक्शन वाला। चलो आज अपन फ्रैक्शन वाले से कर लेते, ठीक है। 5% की वृद्धि मतलब 20 से 21, फिर 16% की कमी मतलब 16% की वैल्यू 4/25 यानी 25 से 21, ठीक है। 25 से 21 कर लो, 25 दूनी 50 यानी 500। इधर कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर 441। कितने की कमी आई? आप बोलोगे 59 की कमी। किस पे? 500 पे, इंटू पे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आया? आप बोलोगे 11.55, 4 बच गया तो 5 8 40। 11.8 जो है वो कमी है, तो कमी के लिए मैंने नीचे तीर लगा दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11.8। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ई ऑप्शन कर लेना यहाँ पे। क्या? 11.8% की कमी, और कमी है तो मैं ये नीचे शो कर रहा हूँ, कमी का मतलब नीचे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11.8% का लॉस जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सारे के सारे गलत है, चारों के चारों ऑप्शन, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल देखना, पढ़ना पहले सवाल को सही से क्या बोल रहा है। विघ्नेश है, एक आदमी है, वो अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर खत्म कर रहा है। तो मैंने लिख दिया भाई 42% इसने भोजन पर खत्म कर दिया। 16% मकान के किराए पर, तो मैंने लिख दिया भाई 16% मकान के किराए पर खत्म कर दिया।
11% मनोरंजन पर ख़त्म कर दिया, तो मैंने लिख दिया 11% मनोरंजन पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद में 7% परिवहन पर ख़त्म कर दिया, तो ये मैंने लिख दिया 7% इसने परिवहन पर ख़त्म कर दिया। तो टोटल 100% अगर अपन पैसा मानते हैं तो आप देखोगे इसने कितना परसेंट ख़त्म कर दिया। जोड़ लो सभी को, 8 और 6 14 और 2 16, हाथ से लग गया 1, 4 5 6 7, यानी 100 में से 76% पैसा इसने ख़त्म कर दिया। तो अब इसके पास कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 100 में से 76 गया तो 24% पैसा इसके पास बच गया। कितना बच गया, 24% पैसा इसके पास बच गया। अब क्या बोल रहा है सवाल में, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण इसके घर में कोई फंक्शन होगा तो इसको 18,000 रुपये की ज़रूरत थी, इसको 18,000 रुपये की ज़रूरत थी और इसने साहूकार से 12,000 रुपये उधार लिए। इसको टोटल ज़रूरत थी 18,000 की, 12,000 रुपये इसने उधार लिए, मतलब इसके पास अभी कितने रुपए बचे हुए थे, तो आप बोलोगे इस 24% की वैल्यू 6,000 के बराबर है कि नहीं है भाई। 18,000 रुपये से टोटल चाहिए और 6,000 रुपये इसके पास पड़े हैं। 12,000 रुपये तो इसने उधार लिए, मतलब 6,000 रुपये इसके पास पड़े और इसके पास कितने रुपए शेष रह गए थे, कितने रुपए पड़े थे, 24,000 रुपये, यानी 24% की वैल्यू 6,000 दिया। लिख दो भाई साहब कि 24% की वैल्यू 6,000। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही तो आपको निकालना था। अब आप भाग दोगे तो 24 पंजे तो 120 होता है, यानी अगर यहाँ पे 12,000 होता तो पूरा भाग चला जाता 50 बार, लेकिन यहाँ पे भाग जाएगा 25 बार। तो 25 गुणा में 100 करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 250 गुणा में 100 करोगे तो 25,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 25,000। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये 6,000 कहाँ से आया, 18,000 रुपये इसे टोटल चाहिए थे, 12,000 रुपये इसने उधार लिए, यानी इसके पास कितने थे, आप बोलोगे 6,000 रुपये, लेकिन परसेंटेज में कितने थे, तो 24% थे। तो 24% की वैल्यू ही 6,000 रुपये, तो 100% की वैल्यू 25,000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। इसको करने के दो तरीके, या तो आप नॉर्मल जो मेथड होता है वो कर लो, या फिर इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है समान वस्तुएं बेचता है समान मूल्य पर। तो बेचता है तो एसपी को इक्वल कर लो। पहले का दे रखा है 8% का लाभ, 8% का लाभ मतलब 25 की चीज़ को 27 पे दे रहा है। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या कर रहा है, 25 की चीज़ को 27 पे दे रहा है, तो मैंने लिख दिया भाई 25 की चीज़ को 27 पे दे रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु पर 15% की आनी, यानी 20 की चीज़ को 17 पर दे रहा है, और दोनों का एसपी बराबर है, समान वस्तुएं बेचता है का मतलब एसपी बराबर है। एसपी बराबर कर लो, ऊपर कर लो 17 की गुणा, नीचे कर लो 27 की गुणा। क्यों किया, क्योंकि एसपी 27 और 17 है तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखो कितना कितना आएगा, 25 गुणा में 17 कितना होता है, 25 12 300 और 25 पंजे 125, यानी 425, और 27 गुणा में 17 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 459। इधर भी 459 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 540। तो आप बोलोगे सीपी और एसपी कितना आ गया, मैं बोलूँगा 5 4 और 2 6, 5 और 4 9, 965 रुपये टोटल सीपी आ गया, और 9 9 18 हाथ से लग गया 1, 918 जो है वो एसपी आ गया। अब प्रत्येक वस्तु 9,180 रुपये की है और टोटल एसपी कितना है 918। तो प्रत्येक वस्तु 9,180 की है, तो दो वस्तुएं कितने की हो जाएगी, 9,180 गुणा में 2 की, इतने की हो जाएगी, दोनों की दोनों वस्तुएं मिला के टोटल भाई इतने की होगी, नहीं होगी, आप बोलोगे इतने की होगी, यानी 1 की वैल्यू 2 आ गई। टोटल लॉस अपने को कितने का हो रहा है, 5 में से 8 गया या फिर 15 में से 8 गया तो 7, और इधर कितना बच गया, 1 की वैल्यू 20, तो इधर कितना बच गया, 47 बच गया। अब अपने को निकालना था कि टोटल लाभ या हानि कितने का हुआ। तो आपको दिख रहा है 965 का सामान 918 में बेच रहे, यानी लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 47 का। तो 47 का 20 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 47 का 20 गुना, 47 दूनी 94, यानी 940 का जो है इसे टोटल लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, टोटल इसे लॉस हो रहा है 940 का। 940 की हानि या फिर 940 का लॉस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 940 रुपये का इसे टोटल लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर देखो टोटल सीपी 965 और टोटल एसपी 918, ठीक है। और इसमें एसपी बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है 9180 रुपये में, तो बेचता है तो एसपी इक्वल करेंगे, खरीदता तो सीपी इक्वल करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट सवाल पे। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, कुछ खिलौने अपने को पता नहीं है कितने खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ, 2/3 मतलब 2/3 और बाकी क्या बचेगा 1/3। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है वो 3 खिलौने हैं, 2/3 और 1/3, ये तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल जो है वो 3 खिलौने हैं। 3 का 2/3 मतलब 2 और 1/3 मतलब 1, यही हो गया। 2/3 खिलौनों को 35% लाभ, इसको 35% लाभ पर बेचेगा तो इधर से कितना लाभ मिलेगा, आप बोलोगे इधर से मिलेगा टोटल 70 का लाभ। शेष खिलौनों को 10% की हानि, अगर इसको 1 को 10% की हानि पर बेचता है तो आप बोलोगे कितने का लॉस मिलेगा, -10 का। ओवरऑल कितने का लाभ मिल रहा है, आप बोलोगे सर कि 60 का लाभ मिल रहा है। टोटल कितनी वस्तु है, 3 है, तो प्रत्येक वस्तु पर कितने का मिलेगा, आप बोलोगे कि प्रत्येक वस्तु पर 20% का लाभ मिलेगा। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20% प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितने का प्रॉफिट मिलेगा प्रत्येक वस्तु पर, उसका जो टोटल प्रतिशत लाभ होगा वो 20% हो जाएगा टोटल 3 वस्तुओं पर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। सवालों को समझा करो फिर बाद में सॉल्यूशन किया करो। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु को बेची, यानी -4 की लॉस पर बेच रहा है। अगर इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसको टोटल 8% का लाभ मिलता। तो -4 से +8 का गैप कवर कर रहा है, यानी कितना गैप कवर कर रहा है, आप बोलोगे टोटल 12% का। 12% का वैल्यू 120, तो 12% की वैल्यू 120, तो अपने को 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, आप बोलोगे 1 की वैल्यू मिल गई 10 ही मिली 1 की वैल्यू। अपने को चाहिए 11% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 11% का लाभ मतलब 111 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 10, तो 111 की वैल्यू 1 0 और चिपका दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1110 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचा गया। 20% की छूट मतलब 80% की वैल्यू जो है 120 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि इसको काट दो, आप 20 से काट दो तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 की वैल्यू 120 यानी 30 गुना, तो 5 का 30 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 150 हो गया। लेकिन अगर क्या बोल रहा है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो इससे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ को 6 पे, यानी 6 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 150। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, तो अपने को 5 की वैल्यू निकालनी है क्रम मूल्य। ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 25 गुना, तो 5 का 25 गुना क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 125। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, ये सवाल सीजीएल में पूछा जाता है, सेम डिट्टो सीपीओ में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, सेम डिट्टो सवाल है और मेंस तक पूछे गए, मेंस तक, कहाँ तक, मेंस तक सवाल पूछे गए। नेक्स्ट सवाल पे आओ, ये वाला सवाल देखो, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो डिस्काउंट बराबर कर लो भाई। पहली वस्तु पर जो डिस्काउंट है 20% का वो किसके बराबर है, सेकंड वस्तु पर 25% के डिस्काउंट के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे इधर से काटो 5 से तो 4 और 5, यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया 5 और 4, यही आ गया। अब इसके रेशियो में कौन सा रेशियो कट रहा है वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे तो 5 और 6 का रेशियो बन रहा है पहले वाले में, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 4 और 5 का बन रहा है, 5 और 4 का नहीं बन रहा है, तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला तीसरे वाले में बन रहा है, ये आंसर, यही आंसर है, क्योंकि चौथे वाले में तो 6 और 5 का रेशियो बन रहा है, इधर 50 और 40 से तीसरे वाले में तो 5 और 4 का रेशियो बन गया, तो यही अपने को बनाना। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा,
ये वाला सवाल देखना, इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, बस डरना नहीं है सवाल को देख के, सवाल को पढ़ना है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसकी फीलिंग्स है, उधेड़ के रख देंगे सवाल को। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है। भाई 3 वर्षों में मिश्रधन इसे कितना मिल रहा है? 5472। फिर क्या बोल रहा है? समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में कितना मिल रहा है? आप बोलोगे 7.5 वर्षों में हो रहा है 6930। अब ऐसा ही तो आपको पता है हर साल सेम मिलता है, कई बार बता दिया भाई, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। तो आप बोलोगे यहाँ से 4.5 साल का अपने को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? तो मैं बोलूँगा भाई 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, इधर बच गया 5, इधर बच गया 4, इधर बच गया 1, यानी 4.5 साल में से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1458। तो मैं बोलूँगा भाई 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 1 साल में मिलेगा 324। तो अपने को तो 3 साल का दिया हुआ है, तो टोटल 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? आप बोलोगे 3 साल में मिलेगा 972, यही मिलेगा 972। भाई 3 साल बाद अमाउंट हो रहा है 5472 और 3 साल का ब्याज लग रहा है 972, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? आप बोलोगे कि इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 5472 ये टोटल अमाउंट है, इसमें से ऐसा ही मिला 972, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप बोलोगे प्रिंसिपल रहा होगा 4500 रुपये। अपने को तो रेट निकालनी है, 1 साल का कितना मिल रहा है? 324, तो 324 रुपये मिल रहा है किस पे? आप बोलोगे 4500 पे। तो मैं बोलूँगा 100 पे कितना मिलेगा? तो 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो, भाग दो 324 बटा में 45, कितना आएगा? 7 बार काटोगे तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ठीक है, यानी ये लमसम आएगा 7 पॉइंट समथिंग, यानी 7.2 जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7.2 आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7.2 इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में सवाल? सिर्फ और सिर्फ अपने को रेट परसेंटेज निकालना था। ऐसा सवाल मैंने कई बार करवाया हुआ है, पूरा ऐसा ही समझाया, उसमें पूरे एक एक सवाल समझा रखा है। 3 साल का मिश्रधन इतना और 7.5 का इतना, तो 4.5 साल का ब्याज कितना मिला? इतना मिला। अपन 3 साल वाला निकाल लेते, 3 साल में कितना मिला? 972, यानी अमाउंट इतना है। तो इसमें अमाउंट क्यों आया होगा? क्योंकि उसमें ऐसा ही भी जुड़ा होगा, और ऐसा ही कितना है? 972। तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो प्रिंसिपल आ गया 4500 रुपये। 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई 4500 और गुणा में 100, तो आ गई रेट कितनी? 7.2%। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मैंने आपको कितनी बार बता दिया यार, रट्टू तोते को भी रट लेता, वो भी। रेट इनटू में टाइम परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 8% और 5 साल, यानी टोटल 40% की वैल्यू जो है 3040 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4 7 28, ठीक है, कितना बच गया? 2 4 6 24, 1% की वैल्यू आ गई 76। तो धनराशि पूछ रहा है तो 2 2 जीरो चिपका दो, 100% की वैल्यू 7600। आंसर कितना आ जाएगा? 7600, ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 7600, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव से कर लो, निकाल लो। 9 + 9 + 9 गुणा में 9 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 18.81 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है भाई साहब की 3762 है, ये दे रखी है। तो अगर मैं इसका अगर डबल करता हूँ, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका हो रहा है 200 गुना। ये इसका कितना है? अरे भाई अगर इसको 2 बार अगर आप गुणा करोगे, कैसे? अगर आप 1881 को, इसको पॉइंट को भूलो थोड़ी देर के लिए, अगर इससे 2 से आप गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा? 2 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 3762, यानी ये इसका दो गुना है। लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 जीरो चिपका दिया, यानी ये इसका कितना गुना है? आप बोलोगे भाई साहब ये इसका है 200 गुना। कितना गुना है? 200 गुना। तो 18.81 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 जीरो और चेप दो। आंसर कितना हो जाएगा? 20,000, ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे करते कैलकुलेशन। आ गई समझ में? आंसर कितना आ गया? 20,000। नेक्स्ट सवाल आओ। अब खुद बताओ कि कितनी बार समझा दिया मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फलाना डीम का। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ, रूट के अंदर दोनों का गुणा ए बी का गुणा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, कई बार बता दिया, b²/a। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, bc/a। आगे समझ में? अपने को निकालना है तृतीयानुपाती, यानी b² का फॉर्मूला यूज में लेना है। लगा दो b²/a, b²/a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 9 और 36 है, तो इसमें से a है 9 और b है 36, तो b का स्क्वायर करूँगा तो 36 गुणा में 36 और डिवाइड बाई 9, काटो, 9 से कट गया 36 4 बार, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14। तो आंसर कितना आ गया, 144। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल पे चलो। इसको दो तरीकों से आप कर सकते हो, एक एक्स से, एक बिना एक्स से। तो एक्स का लफड़ा पालना है तो एक्स का एक लाइन में बताऊंगा, और फिर दूसरा ट्रेडिशनल मेथड जो है, जो आपको पेपर में यूज में करना है, वो भी बताऊंगा। पहला तो जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। पहली संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, तो मैं मान लेता हूँ 9x है और दूसरी 5x है। क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ दूँ और छोटी संख्या में से 4 घटा दूँ तो बड़ी संख्या दूसरी की, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और फिर बड़ी संख्या निकालनी है तो 9 से गुणा कर देना। ये तो है पहला तरीका। लेकिन अपन किस तरीके से करेंगे, क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड से किस तरीके से करेंगे, 9:5 रेशियो है, फिर बाद में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है, तो ये 2 गुनी कर दी मैंने। और पहली संख्या में तो 8 जोड़ रहा है और दूसरे में से 8 घटा रहा है, तो ये +8, ये -4। क्रॉस मेथड लगा दो, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, 10 और 9 का डिफरेंस आप बोलोगे 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 8 16, 1 की वैल्यू 16, बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 की वैल्यू आप बोलोगे 144। आंसर कितना आ जाएगा, 144, ऑप्शन नंबर सी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्रॉस मेथड में। ये वाला सवाल देख लो, 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, मतलब संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 का औसत 7, यानी टोटल सम हो गया 35। इसके अनुसार सम कितना हो रहा है, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 यानी टोटल सम 35 और इसमें से 30 सम हो रहा है बाकी का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y वाले पे आ जाओ, इस वाले पे, तो x 9 13 15 और y, x की वैल्यू 5, तो मैंने 5 रख दिया। 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 13 कितना हो गया, 14 दूनी 28, 28 में से 1 गया तो 27, 27 और 15, 27 और 15 आप बोलोगे कितना हो गया, 7 और 5 12, 32 और 10 42, 42 प्लस में y, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, औसत 9 है, तो 1 2 3 4 5, 5 का औसत 9 यानी टोटल सम 45, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 उठा के रख दो, 2 पंजे 10 -3 तिया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। भाई औसत अगर 7 और 9 है, टोटल संख्या 5 है, तो टोटल सम कितना हो गया, 7 गुणा में 5 35 और 9 गुणा में 5 45, यही हो जाएगा सम। नेक्स्ट सवाल पे आऊँ, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी जिनमें क्रम से 38 और 42 छात्र है, मैंने लिख दिया 38 है और भाई साहब ये 42 है। क्या मैं इनका रेशियो काट दूँ, 2 से काट दूँ, 2 से कट रहे, तो कितना आ गया 19 और 21, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 19 और 21। ठीक है, ये मत पूछना कहाँ से आया, 19 और 21 मैंने लिख दिया, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, आप बोलोगे 40 टोटल स्टूडेंट हो गए रेशियो में काटने के बाद। क्या बोला, एक के छात्रों का औसत वजन 55 है, इसका औसत वजन मैंने मान लिया 55 और दूसरे वाले का 32 है, ये 32 है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन। इसके लिए मैंने एक द बेस्ट मेथड बता रखा है। क्या बता रखा है, जो सबसे छोटा है उसे एवरेज मान लो। भाई अपने अनुसार माना है कि टोटल एवरेज 32 है, लेकिन आप बोलोगे कि ए का जो एवरेज है वो 55 है
तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 23 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है 23, तो आप बोलोगे 19 जगह ज़्यादा है। तो इसको जो है ये ज़्यादा जो निकल रहा है इसको सभी में बांट दो, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप बोलोगे 40 है, 40 में बांट दिया। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 19 30 57, 5 ऐसे लग गया 38 और 5 43, 437 बटा में 40। तो 32 प्लस 10.925, यानी ये कितना आ जाएगा 42.925, और ये इसका करेक्ट आंसर है 42.925। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप, ये सबसे शॉर्ट मेथड है करने का, वरना आप गुणा करोगे 38 गुणा में 55 प्लस 42 गुणा में 32, फिर भाग दोगे आप डायरेक्ट 80 का, तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, ये आसान है। ये 2 स्टेप का सवाल है, इसको आपको लिखना नहीं था कॉपी में, बस आपको ये 1 स्टेप लिखनी थी कॉपी में और इसको कैलकुलेशन कर देना था, सिर्फ 1 स्टेप में आंसर आ जाता। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देख लो। 5 वर्ष पूर्व पहले की आयु का रेशियो कितना है, 4 5 7। ये लिख दिया भाई 4 5 7। ये 5 साल पहले का रेशियो है और उनकी वर्तमान आयु 135 है। 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो इस आयु को भी 5 साल पहले की कर ले। 3 आदमी है तो तीनों की अगर 5 साल कम करेंगे तो टोटल 15 साल कम हो जाएगी। तो 135 माइनस 15, यानी पहले ये 120 साल के थे, यानी 5 और 4 9 और 7 16, 16 की वैल्यू 120, 16 की वैल्यू 120। अपने को क्या निकालना है, बी और सी की आयु का योग 3 वर्ष बाद क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु का योग कितना था, आप बोलोगे 12। तो 16 की वैल्यू 120, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप काट लो इसको 4 से, 4 चौक 16, 4 तिये 12। 4 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू कितना गुना है, 30 गुना। तो 3 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 90। तो वर्तमान से 5 साल पहले ये 90 साल के थे बी और सी, अभी से 5 साल पहले, और अपने को निकालना क्या है, अभी से 3 साल बाद, यानी टोटल 8 साल का गैप कवर करना पड़ेगा। 5 साल पहले से स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे तो 5 साल, और अब से आगे 3 साल में जाएंगे तो टोटल 8 साल, यानी एक बंदे को 8 साल का गैप कवर करना है। तो 2 बंदे कितने का करेंगे, आप बोलोगे 16 का। तो 90 में 16 जोड़ दो तो कितने साल के हो जाएंगे ये, आप बोलोगे 106 साल के हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 106, ऑप्शन नंबर सी। आगे चीज़ समझने में आसान सवाल है, हलवा सवाल है, लल्लू सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो। क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 120 दिनों में, तो ये लिख दिया मैंने ए बी 120 दिनों में। बी और सी 150 दिनों में, तो मैंने लिख दिया बी और सी 150 दिनों में। ए और सी 200 दिनों में, तो ये मैंने लिख दिया ए और सी 200 दिनों में। एलसीएम ले लो, ये सिखाया है मैंने, एलसीएम लिया कितना आ गया, 600 आ गया। इफिशिएंसी निकालोगे तो कितना कितना आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 2 तिये 6। टोटल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 5 और 4 9 10 11 12, लेकिन इसमें सभी 2 2 बार है। तो अगर 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 12 का आधा करेंगे तो ए बी सी की टोटल वैल्यू आ गई 6। ए बी सी की टोटल वैल्यू 6 आ गई। अपने को क्या निकालना है, बी से काम करवाना है, और वो भी 2/5। तो बी की इफिशिएंसी निकाल लो। ए और बी की 5 है, तो सी की कितनी बच गई, आप बोलोगे सी की बच गई 1, यही बच गई भाई। टोटल 6 है और ए और बी 5 है, तो सी की कितनी बच गई, 1 बच गई। बी और सी की 4 है, बी और सी 4 है, सी इसमें से 1 है, तो बी कितना होगा, आप बोलोगे बी होगा 3 ही होगा भाई बी। तो बी से करवाना है काम, और वो भी 2/5। तो 600 का 2/5, और ये बी से करवाना है तो 3 का भाग दे दो। 5 तिये 15, और 15 से अगर 600 को काटेंगे तो 40 बार, और 40 गुना में 2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 80 डे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 80। आंसर क्या आ जाएगा, 80 जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, तो अगर 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो पूरा 1 भाग कितने में करेगा, आप बोलोगे कि ये करेगा, इससे इसको काट लो, 2 तिये 6 और 3 पंजे 15, यानी 15 दिन में कर लेगा।
तो ए आ गया भाई कि ए करता है 15 दिन में, ये ए और ये बी कर देता हूँ। ए करता है 15 दिन में, बी उसी काम का 30% 3 दिन में। भाई 30% 3 दिन में तो 100% 10 दिन में, बी करता है 10 दिनों में। इफिशिएंसी निकाल लो, टोटल वर्क हो गया 30, इफिशिएंसी आ गई 2 और 3। क्या बोला है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। भाई दोनों की इफिशिएंसी 2 और 3 5, 5 के हिसाब से 4 दिन काम करेंगे तो टोटल 20 काम कर लेंगे। काम कितना बचेगा, 10 काम बचेगा, जो सी कर रहा है कितने दिनों में, सी कर रहा है 6 दिनों में। तो 10 काम कर रहा है 6 दिनों में। इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/3, यही आ गई 5/3। बोला है बी और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में कर देंगे। तो पहले तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी कर लो, टोटल कितनी हो गई। आप बोलोगे बी की इफिशिएंसी 3 और इसकी 5/3, तो 5/3 + 3 कितना हो जाएगा। आप बोलोगे ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा ना भाई। 3 3 9 और 5 14/3 आ गया। 70% काम करवाना है 30 का, 30 का 70% कितना होता है, 21 होता है। तो 21/14/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7 से काटो तो 3 और 2 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा इसका 4.5 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4.5 दिन। ठीक है, आसान सवाल था ना। कोई भी अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आती है कमेंट कर दिया करो, इतना समझाने के बाद भी नहीं आती है तो। भाई 5 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे तो 5 चौके 20 काम हो गया, 10 काम बचा, उसको सी करता है 6 दिनों में, तो इफिशिएंसी आ गई 5/3। अब बी और सी से काम करवाना है तो बी की इफिशिएंसी 3 और सी की 5/3, टोटल कितनी हो गई 14/3। अब 30 का 70% काम, तो 30 का 70% भाई साहब 21 ही होता है। 30 का 70% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये 21 इसलिए आया है यहाँ पे 21/14/3, तो ये 3 चला गया ऊपर, आंसर कितना आ गया 4.5। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है और इसको चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो मीटर के लिए 1000 से गुणा, और मिनट में है, सेकंड में है तो 60 का भाग दे दो। 60 से काटो 120 को 2 बार, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2000। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा इसका 2000, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2000। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2000। नेक्स्ट सवाल पे आओ, ये तो लल्लू सवाल था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है अपने को, 2 ट्रेनें ए और बी से चलना आरंभ करती है, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। एक चल रही है 60 से, एक चल रही है 50 से, टोटल कितने अधिक डिस्टेंस कवर कर रही है, आप बोलोगे 10 का। तो 10 की वैल्यू 110, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 11 आ जाएगी। अब बोला है स्थानों से ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे 110 हो गया। एक की वैल्यू 11, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 11 121 और 1 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1210, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। अब ये टोटल 23 सवाल थे जो अपने हो चुके, किसके, यहाँ तक के सवाल थे अपने अर्थमेटिक के। अब 2 सवाल है ओनली एडवांस के जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 21 35 और 28 है। 21 35 28 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 21 35 28 का मतलब अगर 7 से काटते हो तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट हो गया। मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया हाइपोटेनियस 35 हो गया। अपने को क्या बताना है, इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। तो याद कर लेना, बता रहा हूँ, इन रेडियस क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, इन रेडियस याद कर लेना, इन रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, पी
बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। जोड़ लो, घटा लो, कितना आता है, पी की वैल्यू 21 प्लस बी की वैल्यू बेस कितना है 28 माइनस हाइपोटेनस कितना है 35 और डिवाइड बाई 2। 8 और 1 9, 9 में से 5 गया 4, 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, 14 बटा में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इन रेडियस के लिए ये याद कर लेना मेरे भाई, आगे भी पूछा जा सकता है, CGL में और CHSL में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट सवाल पे आऊँ। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं चिन्मय 110 और 146 मीटर है। आप देखोगे कि क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या, चिन्मय 110 और 146। चिन्मय को काटोगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 55 73, तो 48 55 73 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर डाल रखा है, जो जिसमें मैं PDF डालता हूँ, तो उस ग्रुप के अंदर मैंने पूरी ट्रिपलेट की टेबल डाल रखी है, याद कर लेना। यानी ये ट्रिपलेट मिल गया अपने को, इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 है और दूसरा विकर्ण अपने को निकालना है। समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, आप बोलोगे हाफ इंटू D1 इंटू D2, बता रखा है ना। और त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुणा में बेस गुणा में हाइट, यही होता है बेस गुणा में हाइट। तो दोनों को बराबर कर दो, इसका बराबर करोगे तो हाफ इंटू में बेस कितना है, आप बोलोगे 96 इंटू में 110 बराबर इसका कितना है, हाफ इंटू में 60 इंटू में D2 अपने को निकालना है। D2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो काटना स्टार्ट करो, हाफ से हाफ को काटो, 0 से 0 को काटो, 6 से काटो चिन्मय को 16 बार। D2 की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे D2 की वैल्यू आ गई 16 गुना में 11। 16 गुना में 10 कितना होता है 160, और 160 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 176। यानी आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 176। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों के एरिया को बराबर कर दिया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और इसका कितना होता है हाफ इंटू में D1 इंटू D2, और D1 D2 क्या है, डायगोनल है, दोनों के विकर्ण है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस इन दोनों को बराबर किया, काटा पीटी करी तो D2 की वैल्यू आ गई 176। आसान सा सवाल है, ठीक है। तो ये आज के अपने सवाल थे, टोटल 24 सवाल में लेके आया था। बताना 24 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट करना। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो क्लास कैसी लगी है लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।